हेलो एवरीवन, आई होप आप सबकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 10th एंड 12th के बच्चों की बोर्ड के एग्जाम्स बहुत पास में हैं, तो इसलिए ज़रूरी ये है कि आप सिर्फ सिलेक्टिव चीज़ें पढ़ो जो कि इम्पोर्टेंट हो, और ऐसे नहीं कि आप अब रट्टाबाजी या फिर पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने के चक्कर में आपका सिलेबस भी रह जाए। आई होप आप सबका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, अब आप रिवीजन वाले फेज में होंगे। अगर नहीं भी है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना इतना वास्ट सिलेबस नहीं जितना आपका आगे जाके होगा। इतना कुछ बड़ा वास्ट सिलेबस नहीं, आपको टेंशन नहीं लेनी। अगर आप लेट भी हो चुके हो सिलेबस कवर करने में तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ो जो आपको अच्छा स्कोर करने में हेल्प कर सके, ठीक है। और जो भी आप पढ़ो वो आपको इस तरीके से पढ़ना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आराम से इजीली सॉल्व कर पाओ। तो आज हम करेंगे साइंस के बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th के लिए। और लेट अस स्टार्ट विदाउट डूइंग एनी फालतू बकवास। ओके, सो हमारा चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर आपको पता होगा, आपने कम से कम इसकी 6-7 बार तो रीडिंग लगा चुके होंगे। नहीं लगाई है तो भी कोई बात नहीं, आपने एक बार तो इस चैप्टर को पढ़ा होगा, आपको थोड़े बहुत टॉपिक्स तो इस चैप्टर के आते होंगे ना। अब हम उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ये आपका क्वेश्चन का सब पॉइंट है। आपके 10th में ज्यादा करके ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें पॉइंट्स होते, और इन ऐसे क्वेश्चन आने का फायदा क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो फिर आप उनमें स्कोर इजीली कर पाते हो। जैसे एक क्वेश्चन के 3 सब क्वेश्चन आपको पूछ लिए गए और वो 5 मार्क्स का है, पर्टिकुलर सब क्वेश्चन को मार्क्स के हिसाब से कम लिख सकते हो। अगर एक ही क्वेश्चन आपको दे दिया डिस्क्राइब ब्रीफली और 5 मार्क का है तो आपको उसमें बहुत रामायण लिखनी पड़ेगी, आपको उसको बहुत कंटेंट चाहिए होगा उसको लिखने के लिए। व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड। अब हम इसका आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या ये नहीं देखना है कि कंटेंट क्या, हमें ये देखना है कि हमें आंसर भी किस तरीके से लिखना है, ठीक है। मैंने इनको इस तरीके से फ्रेम किया है कि आपकी ये प्रैक्टिस भी हो जाए कि आपको बोर्ड में किस तरीके से प्रेजेंट करना है आंसर। मेन चीज क्या होती है कि आपको सब कुछ आता है, आपको आंसर आता है, आपको डायग्राम आता है उसका, आपको बहुत अच्छे से नॉलेज है, पर आपको लिखना नहीं आता। तो अगर आपको लिखना नहीं आएगा तो फिर आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर को आपका स्टाइल पसंद नहीं आएगा लिखने का। अब लिखने के स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आप 3-4 कलर के पेन से लिखो या अच्छी हैंडराइटिंग में लिखो, क्योंकि फिर आपका पेपर छूट जाएगा। तो मेन चीज क्या है कि आपको एक तरीका होता है, एक आंसर की एक बॉडी होती है जो आपको उसी तरीके से लिखनी होती है, जिससे एग्जामिनर को देख के लगेगा कि हाँ इसे अच्छे खासा आता है और इसने जो भी लिखा है वो सही है और आपको अच्छे मार्क्स देगा। अब जैसे कि इन्होंने हमें पूछा है कि व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन और डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और सब बाद में फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी एकदम क्लियर। फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड, लेट मी हाईलाइट इट, ओके। तो इन्होंने लिखा है फर्टिलाइजेशन इज डिफाइंड एज द फ्यूजन ऑफ अ मेल गैमेट, जिसे हम स्पर्म बोलते हैं, विद अ फीमेल गैमेट एंड ओवम, ठीक है, और एग, ओवम बोलो या एग बोलो, टू फॉर्म अ जायगोट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ एक्स्ट्रा कुछ ऐसा फालतू नहीं लिखा जिससे एग्जामिनर को लगे कि इसे आता नहीं है और इसने घुमा के बात लिखी है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने बोला डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मेन चीज आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, देखो बच्चों, अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको आराम से सारे क्वेश्चंस दे सकती हूँ, आराम से आपको आधे घंटे में सारे क्वेश्चंस पढ़वा सकती हूँ। ऐसे सिर्फ रीडिंग करवाने का मेरा मतलब नहीं है, आपको समझना पड़ेगा कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है ताकि फ्यूचर में भी आपके वो काम आए। अब इन्होंने आपको बोला है डिस्टिंग्विश, मेन चीज यही है। डिस्टिंग्विश का मतलब है कि आपको अब यहाँ पर अलग दिखना चाहिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आप ऊपर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी और नीचे आपने इंटरनल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन लिख दी, क्योंकि ये काम नहीं करेगा। डिस्टिंग्विश का मतलब आपको अलग करके बताना है कि ये दोनों अलग कैसे हैं। तो इन्होंने वैसे ही किया है। अब क्या किया है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का लिख दिया, ठीक है, टेबल ड्रॉ कर दिया, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एज वेल एज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वेट अ मिनट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट, दिस इज स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट, ओवम, occurs outside the body, okay। external fertilization में पता है external, x means outside, external means outside, internal in मतलब अंदर, inside, inside। So the fusion of gametes that occurs inside the body is known as internal fertilization। Second point, both individuals discharge their gametes outside the body।
देखो एक ही बात को इन्होंने अलग तरीके से लिखी है, ठीक है। इन्होंने पहले वाले में फ्यूजन ऑफ गैमेट्स बता दिया कि बाहर होता है, और इसमें बता रहे हैं कि दोनों इंडिविजुअल्स जो है अपने गैमेट्स को बाहर डिस्चार्ज करते हैं। ऑब्वियसली फ्यूजन बाहर हो रहा है, तो डिस्चार्ज बाहर हुआ है, तभी तो बाहर फ्यूजन हुआ है। मगर इन्होंने इसको एक पॉइंट बना के लिख दिया, इससे क्या हमारा आंसर भी प्रॉपर नीट एंड क्लीन लगेगा, और हमारे पास एक एडिशनल पॉइंट भी हो गया। only the male discharges only the male discharges sperms into the female genital tract. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि इंटरनल डिस्चार्ज होता है। ओनली द मेल डिस्चार्जेस स्पर्म्स इनटू द फीमेल, और हम ऐसे बोल सकते हैं कि फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में उसका डिस्चार्ज होता है। ओके, डेवलपमेंट ऑकर्स इन आउटसाइड द बॉडी। फ्यूजन आपका आउटसाइड हुआ है तो डेवलपमेंट भी आउटसाइड होगा, हमें ये बात पता है। देखो गैमेट्स का डिस्चार्ज आउटसाइड, उनका फ्यूजन आउटसाइड, और उनका डेवलपमेंट, उनका फ्यूजन के बाद उसका जाइगोट का फॉर्मेशन आउटसाइड, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट एक नॉर्मल डेफिनेशन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, पर आपने उसको पॉइंटों में करके नीट एंड क्लीन करके लिख दिया, प्रेजेंट करना आपको आ गया, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। डेवलपमेंट ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट ऑकर्स इनसाइड द बॉडी इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब आपको एक एक एग्जाम्पल लिख देने कि इसका एग्जाम्पल क्या है, फ्रॉग। ओके, फ्रॉग में क्या होता है कि बाहर डिस्चार्ज हो गए उनके गैमेट्स फ्रॉग के, और बाहर ही उनका फ्यूजन होगा, और डेवलपमेंट भी बाहर ही होगा। अब इनकी बात करें इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, ह्यूमन बींग्स, ओके, बर्ड्स, कैटल एक्सेट्रा। ये आपका हो गया फर्स्ट सब पॉइंट, जो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट सब पॉइंट था उसका आंसर हो गया। अब ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन क्या है? So the site of fertilization in human beings is in the fallopian tube of female reproductive system. Male gamete will be discharged into the female genital tract, okay, and the development will also be taken place in the female genital tract. Now what they are asking, the site of fertilization in human beings क्या है? हमें पता है कि गैमेट, जो मेल गैमेट है वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में जाता है, और हमें ये पता है कि डेवलपमेंट भी वहां होगा क्योंकि वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं उनमें। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, तो इंटरनली कहाँ पे होगा? इन द फेलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। देखो अब मैंने आपको समझाया, ये एक क्वेश्चन से हमने आंसर राइटिंग सीख रहे हैं कि आंसर कैसे लिखते हैं। अब हम नॉर्मली क्वेश्चंस डिस्कस करने चालू करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है अब आपको समझ में आ गया कि कैसे आंसर प्रेजेंट करना है हमें। ओके, नाउ वी विल ओनली रीड द क्वेश्चंस एंड understand them, okay, and learn them. Define the terms unisexual and bisexual, giving one example of each. Unisexual और bisexual क्या होते हैं वो हमें बताना है, और हमें दोनों के एक एक एग्जाम्पल देने हैं। Unisexual is the plant whose flowers contain either stamens or carpels but not both, ठीक है, but not both। अब ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि यूनिसेक्सुअल वो प्लांट होगा जिसके फ्लावर्स के पास या तो स्टेमेंस और कार्पल्स या फिर कार्पल होंगे, बट नॉट बोथ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि बट नॉट बोथ मतलब कि दोनों हो ये जरूरी नहीं है, मतलब दोनों हो तो वो यूनिसेक्सुअल नहीं है। या तो उसके पास स्टेमेंस होंगे, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, या फिर हम कह सकते हैं कि कार्पल्स होंगे जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल पपाया एंड watermelon. Now, what are bisexual plants? Bisexual is the plant whose flowers contain both stamen and carpels. Uni, you know guys, uni का मतलब होता है one, ठीक है। uni का मतलब यूनिसेलुलर, जैसे हम बात करते हैं ना, यूनिसेलुलर बोलते हैं, ठीक है। Let me write over here. Uni means one. Uni means one. यूनिसेलुलर बोलते हैं ना, और बाय का मतलब होता है टू और मोर, ठीक है। फिलहाल के लिए आप टू और मोर ही समझो, बाकी आप आगे हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके अलग अलग वर्ड्स होते हैं, वो आप आगे पढ़ोगे। तो यूनिसेक्सुअल, यूनि का मतलब होता है वन एंड बाय का मतलब होता है टू। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिसमें एक ही चीज होगी, या तो होगा उसमें स्टेमेंस या होंगे उसमें कार्पल्स, दोनों उसमें होंगे तो वो यूनिसेक्सुअल नहीं होगा, दोनों होंगे तो उसमें क्या होगा, वो बाइसेक्सुअल। फॉर एग्जाम्पल यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल पापाया एंड वाटरमेलन, एंड बाइसेक्सुअल के एग्जाम्पल हिबिस्कस एंड mustard. Okay, now let's move forward. Differentiate between self pollination
differentiate between self pollination and cross pollination. Okay, differentiate between self pollination and cross pollination. Describe double fertilization in plants. अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको एक ही क्वेश्चन में दोनों चीजें पूछ ली, इन्होंने आपको सब क्वेश्चन नहीं बताए, पर आपको अब इसमें पूरा लिखना पड़ेगा। पहले सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उनको, उनको अलग अलग करके बताना पड़ेगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं। और डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइजेशन, डिस्क्राइब का मतलब होता है कि आपको उसमें अच्छे खासे पॉइंट्स बना के लिखने पड़ेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन से आपका काम नहीं चलने वाला। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन हमने बना ली टेबल ताकि ये लगे नीट एंड क्लीन। ओके, चलो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ का मतलब होता है बच्चों, सेल्फ का मतलब होता है बाय इटसेल्फ। अब आप 10th क्लास में आपको ये सब चीजें बताने की जरूरत है, आपको पता है सेल्फ का मतलब होता है इटसेल्फ। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, तो इनके नाम से भी पता चल रहा है सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, जहां पॉलिनेशन उसी में होगी, उसी प्लांट में होगी, उसी प्लांट में होगी, ठीक है, तो उसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जब दो अलग अलग प्लांट्स में होगी, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन ऑकर्स within a flower or between two flowers of the same plant. सेम प्लांट होगा, उसके अलग अलग दो फ्लावर्स होंगे और वो दोनों फ्लावर्स में पॉलिनेशन होगा, तो उसे हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ऑकर्स बिटवीन टू फ्लावर्स, इसमें भी यही हुआ। born on different plants of the same species। देखो अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इसमें ना सेल्फ पॉलिनेशन में एक इन्होंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन में इन्होंने एक आपको अलग से एक कैरेक्टरिस्टिक और बताई है। आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में ये क्या कह रहे हैं कि सेल्फ से होगा, तो इसमें ये कह रहे हैं कि ये विद इन अ फ्लावर भी हो सकता है, या फिर ये क्या होता है बिटवीन टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, टू फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट। ओके, तो बेटा ये क्या बोल रहे हैं, विद इन का मतलब कि एक फ्लावर है आपका, ठीक है, दिस इज योर फ्लावर। ओके, सपोज दिस इज योर फ्लावर। ओके, तो ऐसे हो सकता है कि इसके एंड्रोशियम, ठीक है, दिस इज योर गाइनोशियम, सपोज दिस इज योर एंड्रोशियम। ऐसे हो सकता है कि इसके एंड्रोशियम और गाइनोशियम, आपको पता है ना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके एक ही फ्लावर के आपस में पॉलिनेट कर ले, आपस में पॉलिनेट कर ले और गैमेट्स का फ्यूजन हो जाए, तो ये होगा आपका सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, देखो आपको आप मान लो कि ये आपका एक फ्लावर है, नॉर्मल बेसिक आपको समझा रही हूँ, और इसी का इसी की एक टहनी पर ये एक आपका फ्लावर है, तो इसका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना बच्चों, वो इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ फ्यूज हो जाए। सेम प्लांट है, बस फ्लावर से तो डिफरेंट है ना, सेम प्लांट है बस फ्लावर से डिफरेंट है, तो ये भी क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, या फिर ऐसा हो सकता है कि इसी इसी पर्टिकुलर फ्लावर का मेल पार्ट और इसी पर्टिकुलर फ्लावर का फीमेल पार्ट आपस में पॉलिनेशन कर ले, तो वो भी आपका क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन की बात करते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन में ये क्या कह रहे हैं, दो फ्लावर्स के बीच में तो होगा, वो दोनों फ्लावर्स जो होंगे वो डिफरेंट प्लांट्स के होंगे, लेकिन सेम स्पीसीज के। अभी हमें क्या कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं बेटा कि अगर मान लो आपके पास गेंदे का पौधा है, गेंदे के फूलों का पौधा है, ठीक है, ये आपका एक पौधा है गेंदे के फूलों का, और ये आपका एक पौधा है मान लो गुलाब के फूलों का, और ये आपका एक पौधा है गेंदे के फूलों का अगेन। ओके, वी हैव थ्री प्लांट्स, वन इज मैरीगोल्ड, वन इज ऑफ रोज एंड वन इज ऑफ मैरीगोल्ड अगेन। तो आप ये देखो फ्लावर का मेल पार्ट और इस फ्लावर का फीमेल पार्ट अगर पॉलिनेट करते हैं तो वो होगा आपका क्रॉस पॉलिनेशन। समझ आ रही है, अगर मैं कहूँ कि इस फ्लावर का मेल पार्ट, गेंदे के फूल का मेल पार्ट अगर गुलाब के फूल के फीमेल पार्ट के साथ पॉलिनेट करे, तो क्या वो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये ऐसे कह रहे हैं कि बेटा प्लांट्स डिफरेंट होंगे, सेम प्लांट के फ्लावर्स नहीं करेंगे जैसे कि सेल्फ में होता है, बट ऑफ द सेम स्पीसीज, ऑफ द सेम स्पीसीज, सेम स्पीसीज के होंगे। एक मैरीगोल्ड का दूसरे मैरीगोल्ड के साथ करेगा, एक मैरीगोल्ड का दूसरे रोज के साथ या सनफ्लावर के साथ ऐसे नहीं पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट योर क्रॉस पॉलिनेशन। आई होप आप सबको समझ में आ गई होगी ये बात। फ्लावर्स डू नॉट डिपेंड ऑन अदर एजेंसीज फॉर पॉलिनेशन। ऑब्वियस सी बात है कि या तो फ्लावर के अंदर खुद ही दोनों पार्ट्स फ्यूजन हो जाता है,
दोनों पार्ट्स के गैमेट्स का फ्यूजन हो जाता है। या फिर क्या होता है कि उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के पास, ऊपर एक फ्लावर लग रहा है, नीचे एक फ्लावर लग रहा है, दोनों आपस में पॉलिनेशन कर रहे हैं, किसकी ज़रूरत पड़ी? दूसरी एजेंसीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी ना, ज़्यादा करके क्या होता है कि विद इन द फ्लावर ही होता है। ज़्यादा करके मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, विद इन द फ्लावर ही होता है, उस फ्लावर के अंदर ही मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में मैंने आपको बताया ना कि वो दूसरे प्लांट के पास जाएगा। सेम स्पीशीज़ होंगे बेटा, आपको ये ध्यान रखना है, स्पीशीज़ सेम होंगे, दूसरे प्लांट के पास जाएगा, तो उसको भेजने के लिए भी तो कुछ कैरियर की ज़रूरत होगी, कुछ एजेंट्स की ज़रूरत होगी ना। तो वो एजेंट्स कैसे होंगे? एजेंट्स सच एज़ इंसेक्ट्स, वाटर एंड विंड आर रिक्वायर्ड फॉर पॉलिनेशन। या तो कोई इंसेक्ट, मेजरली इंसेक्ट कौन-सा यूज़ होता है? बीज़ या बटरफ्लाइज़ या वेस्प्स, ओके? जो भी आपके ये इंसेक्ट्स होते हैं ना, जो कि पॉलन को खाते हैं, जो पॉलन पे डिपेंड करते हैं। या जिन गलती से भी जिनके पॉलन चिपक जाता है, फिर वो दूसरे फ्लावर पे जाके उसे छोड़ देते हैं। ये भी एक प्रोसेस होती है, आप आगे पढ़ोगे। तो ये इंसेक्ट्स क्या करते हैं? एक फ्लावर के पॉलन को दूसरे फ्लावर के अंदर डालने के हेल्प करते हैं, ठीक है? मिस्टेकनली करते हैं, ऑन इनको कोई बोलता तो है नहीं कि आपको ये काम करना है, ठीक है? वाटर वाटर के थ्रू भी, जैसे कि कॉटन का जो प्लांट होता है, वो आपने देखते हो ना कैसे उड़ते हैं उसके सीड्स। उसी तरीके से क्या है, कुछ पॉलन भी उड़ के फीमेल दूसरे प्लांट के डिफरेंट प्लांट के सेम स्पीसीज के अंदर जाके पॉलिनेट करते। विंड हवा के थ्रू, ठीक है? ये सब पॉलिनेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्मॉल नंबर्स, क्योंकि अब इनको इतनी ज़रूरत नहीं है ना, इनको पता है कि सेम प्लांट में ही ये जाएँगे। ऐसा तो है नहीं कि ये वेस्ट हो जाएँगे। सेम प्लांट में ही आपको जाना है, या तो आप उसी फूल में जाओगे या फिर उसी प्लांट के आप दूसरे फूल में जाओगे, तो भी आपको इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप वेस्ट हो जाओ। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें आप मान लो हवा से जा रहे हो, तो फिर आपको आप वो प्लांट तक आप पहुँच नहीं पाए। आप पानी से जा रहे हो, आप मान लो प्लांट तक पहुँच नहीं पाए। मान लो आपका पॉलन इतना कम बना है कि कोई इंसेक्ट उसे लेके जा नहीं पाया। समझ रहे हो आप? ज़्यादा स्टिक नहीं हो पाई उस इंसेक्ट के पास। तो फिर इसलिए इस यहाँ पे क्या होता है कि पॉलन ग्रेन्स को बहुत ज़्यादा नंबर्स में प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, ताकि एक ठीक अमाउंट जो है पॉलन का वो दूसरे फ्लावर तक एनी हाउ पहुँच सके। अब इन्होंने क्या बोला था? डबल फर्टिलाइज़ेशन प्लांट्स में बताओ। उसी क्वेश्चन में इन्होंने बोला डिस्क्राइब डबल फर्टिलाइज़ेशन इन प्लांट्स। So what is double fertilization? During fertilization in plants, the following events take place. इन्होंने क्या किया? बस events को describe कर दिया। One of the male gametes fuses with the female gamete present in the embryo sac. Embryo sac में female gamete present होता है, हमें पता है। तो one of the male gamete का एक मेल गैमेट्स जो होते हैं उसमें से एक मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाएगा। कहाँ पर? जहां पर एम्ब्रियो सैक में वो प्रेजेंट है। लेकिन जो दूसरा वाला मेल गैमेट है ना बेटा, लेकिन द अदर मेल गैमेट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, ओके, द टू पोलर न्यूक्लियाई इन द एम्ब्रियो सैक। जैसे फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है बेटा, कि एक जो मेल गैमेट होता है वो तो फ्यूज होगा आपके फीमेल गैमेट के साथ एम्ब्रियो सैक में, और एक और जो मेल गैमेट है वो क्या करेगा, वो फ्यूज होगा दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। वो भी एम्ब्रियो सैक में ही होते हैं, लेकिन वो उनके साथ जाके भी फ्यूज होता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ, दो बार फर्टिलाइजेशन होगा, एक तो होगा आपका फीमेल गैमेट के साथ और एक होगा जो वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिला है जाके उनके साथ। तो इट विल बी डबल फर्टिलाइजेशन। द फर्स्ट फ्यूजन प्रोडक्ट गिव्स राइज टू द जाइगोट। जाइगोट को क्या कौन देगा राइज? फीमेल गैमेट, जो फीमेल गैमेट और मेल गैमेट मिले हैं ना बेटा, वो देंगे आपके जाइगोट को फॉर्मेशन, ठीक है? पोलर न्यूक्लियाई आर ओनली पार्ट्स ऑफ अ न्यूक्लियस। वो एक सिर्फ न्यूक्लियस है, इसलिए उनको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं। पोलर न्यूक्लियाई क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो पोल, जैसे टॉप जो पार्ट होता है ना एक एग का बेटा, तो एक एग का टॉप पार्ट होगा उसको हम पोल बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक के टॉप पार्ट में कौन सी न्यूक्लियाई प्रेजेंट है? पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, ये आपको पता है ना। तो पोलर न्यूक्लियाई को जाके जब मेल गैमेट फ्यूज होगा तो वो जाइगोट नहीं बनाएगा, क्योंकि वो एक गैमेट नहीं है, इट इज ओनली ए न्यूक्लियस, ओके, इट इज ओनली टू न्यूक्लियाई। तो मेल गैमेट जब फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होगा तो वो राइज करेगा जाइगोट को। मेन जो चीज बनेगी जाइगोट, वो बनेगी मेल और फीमेल गैमेट की फ्यूजन से, ठीक है? व्हाइल द सेकंड वन फॉर्म्स द एंडोस्पर्म। अब ये क्या, पोलर न्यूक्लियाई और मेल गैमेट का फ्यूजन वो तो हुआ है, कुछ तो फॉर्म होगा ही ना, तो वो क्या फॉर्म करते हैं? वो फॉर्म करते हैं एंडोस्पर्म। द प्रोसेस ऑफ टू फ्यूजन्स, ठीक है, the process of two fusions occurring in the embryo sac is known as double fertilization, is called as double fertilization because
two male gametes fuse with two different things in the embryo sac. One male gamete fuses with the female gamete and the other male gamete fuses with the two polar nuclei. Okay, not to forget. अब हम 5 क्वेश्चंस कर लेते हैं, आई थिंक. What is the effect of DNA copying? What is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? अब ये क्वेश्चन ही आपको समझ में नहीं आया होगा. What is the effect of DNA copying which is not perfectly accurate on the reproduction process? ठीक है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में डीएनए कॉपी होता है. मेल और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होंगे और एक जायगोट का फॉर्मेशन करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि अंदर की प्रोसेस भी इसकी चालू होगी ना बेटा. उसके क्रोमोसोम्स वगैरह बनने भी चालू होंगे. ठीक है, उसके मास का डिवीजन भी होगा ताकि वो एक प्रॉपर बॉडी फॉर्म करे. तो इसमें क्या होता है कि इसमें डीएनए की कॉपी भी होती है, इसीलिए तो हम हमारे पेरेंट्स के आइडेंटिकल होते हैं. ठीक है, पूरे आइडेंटिकल नहीं होके भी हम थोड़े बहुत आइडेंटिकल होते हैं, है ना. तो अब ये यही पूछ रहा है कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में अगर डीएनए कॉपी नहीं हुआ है सही से, तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा. दिस इज द क्वेश्चन. व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डीएनए कॉपिंग व्हिच इज नॉट परफेक्टली एक्यूरेट ऑन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस. रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में थोड़ा इनएक्यूरेट, थोड़ा सही से डीएनए कॉपी नहीं होता, तो उसका क्या इफेक्ट होता है. तो क्या इफेक्ट होगा बेटा कि अगर पूरा एक्यूरेट डीएनए कॉपी हो गया, तो फिर तो आप अपने पेरेंट्स के जैसे ही दिखोगे. जैसे आपकी मम्मी है वैसे आप दिखोगे, जैसे आपके पापा दिख रहे वैसे आप दिखोगे. थोड़ी बहुत इनएक्यूरेसी से क्या होता है कि वेरिएशंस आते हैं. क्या आते हैं बेटा, वेरिएशंस आते हैं और आप क्या थोड़े अलग दिखते हो. थोड़ा वेरिएशंस की जरूरत है ना. अगर आपको स्पीसीज का एक पॉपुलेशन है तो आप अलग तो दिखोगे ना थोड़े बहुत. आप अपने पेरेंट्स से रिसेंबल करते हो पर आप टोटली आइडेंटिकल नहीं हो. ठीक है ना. So DNA copying which is not perfectly accurate and the resultant errors, जो error आ गया क्योंकि पूरा proper copy नहीं हुआ है, inaccurate copy हुआ है, पूरा proper copy नहीं हुआ है, inaccurate copy हुआ है, तो error हुआ गया ना. तो resultant error जो गलती हुई है उससे क्या फॉर्म होगा बेटा, are a source of variations in population of organisms. सीधी सी बात है, आप टोटल आइडेंटिकल नहीं हुए तो आप में थोड़ा वेरिएशन आ गया. ठीक है, और वो वेरिएशंस क्या होगा कि एक पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वेरिएशंस देखने मिलेंगे हमको. वरना अगर सेम डीएनए कॉपी होता तो आज पूरे इंडिया के लोग सेम दिखते, सब सेम दिखते. आपके दोस्त, आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपकी चाची ताई सब कुछ सेम दिखते. ठीक है, तो जरूरी है ये चीज भी. व्हाट इज रिप्रोडक्शन, मेंशन द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन. अब वही क्वेश्चन है ऊपर वाला कि डीएनए कॉपिंग की क्या जरूरत है. उसको थोड़ा अलग तरीके से इन्होंने पूछ लिया है क्योंकि इसमें इन्होंने बताया कि अगर डीएनए कॉपी सही से नहीं हुआ है तो क्या होगा, और अभी बता रहे डीएनए कॉपी करने की जरूरत क्या है, ये आपको बताना है. और रिप्रोडक्शन क्या होता है. सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज. सेम स्पीसीज सेम स्पीसीज का फ्यूजन होगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा और न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन होगा, उसे बोलेंगे हम रिप्रोडक्शन. ठीक है, बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स ऑफ अ स्पीसीज दैट इज पेरेंट्स. पेरेंट्स की गैमेट्स का फ्यूजन, फ्यूजन से जाइगोट, जाइगोट से इंडिविजुअल, इसको क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन. ठीक है. द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन आर एज फॉलोज. जरूरत क्या है डीएनए कॉपिंग की. डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. बेटा रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रेप्लिकेट करना या किसी चीज को मिमिक करना. ठीक है, मिमिक और रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है बेटा, सेम होते हैं. जिसे हम हमारी भाषा में बोलते हैं कि कार्बन कॉपी बनाना. ठीक है, या बोलते हैं कि नकल 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 करना. ठीक है, रेप्लिकेट का मतलब होता है कि डुप्लीकेट, सब सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेट. रेप्लिकेट का मतलब होता है सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेट है किसी चीज को रिसेंबल करना. ठीक है, डीएनए कॉपिंग इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. इन दिस प्रोसेस वन कॉपी ईच ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए will be passed to daughter cells. ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि डीएनए कॉपिंग को क्या बोलते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन. इसमें क्या होता है बेटा, वन कॉपी ईच ऑफ रेप्लिकेटेड डीएनए विल बी पास टू डॉटर सेल्स. ये आपका मान लो एक पेरेंट सेल है और ये एक आपका एक पेरेंट सेल है, मेल और फीमेल. ये आपका ऐसे कर लेते हैं मेल और ये कर लेते हैं फीमेल. अब इन्होंने इनके फ्यूजन से एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है. ठीक है, इनके फ्यूजन से एक जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है जिसमें ये दोनों मेल और फीमेल है. ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है. अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये आपकी हो जाएगी डॉटर सेल. ये आपकी डॉटर सेल हो जाएगी ना बेटा. ये पेरेंट्स हैं. ठीक है, उनके गैमेट्स में उनका एक डीएनए का रेप्लिकेशन होता है
वो रेप्लिकेशन डॉटर सेल में पास होगा, तभी इसमें पेरेंट्स के फीचर्स आते हैं, ठीक है? तो तभी इसमें पेरेंट्स के फीचर्स आते हैं, जो सेम दिखते हैं ना, वो उनका रेप्लिकेटेड डीएनए हमारे अंदर आया है, इसीलिए हम सेम दिखते हैं। ठीक है? वेरिएशंस में बी इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डीएनए कॉपिंग। वेरिएशंस कब होते हैं? जब डीएनए कॉपी में मिस्टेक होता है, इनएक्यूरेसी होती है। दिस इनबिल्ट टेंडेंसी फॉर वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। इवोल्यूशन इसी से होगा, क्योंकि चेंजेस आएंगे, वेरिएशंस आएंगे, और वेरिएशन से ही क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। वरना सारे सेम दिखते हैं तो कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाती है तो कुछ पता नहीं चलता। इवॉल्व होते हैं। आपने ह्यूमन्स का इवोल्यूशन देखा होगा, आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता है कि ह्यूमन्स भी पहले ऐसे नहीं थे। एप से बने हैं ना ह्यूमन्स। ह्यूमन्स एप से बने, तो एप से लेके ह्यूमन्स तक कितने वेरिएशंस आए, ब्रेन की कैपेसिटी में वेरिएशंस आए, उनके चलने में वेरिएशंस आए, ठीक है? उनके स्पाइनल कॉर्ड में, उनकी हाइट में वेरिएशंस आए, उनके हैंड लिम्स में, इनमें वेरिएशंस आए, तब जाके वो ह्यूमन का एक पूरा प्रॉपर होमो सेपियंस, जो अपनी जो स्पीसीज है ना, उसका फॉर्मेशन हुआ। समझ में आ रहा है? डीएनए कॉपिंग क्या होता है कि पेरेंट का जो डीएनए होता है, उसका एक रेप्लिकेटेड कॉपी बनती है, उसकी एक कॉपी बनती है, वो कॉपी जाके डॉटर सेल में ट्रांसफर होती है। वो ट्रांसफर होती है, इसीलिए वो अपने पेरेंट्स के जैसा थोड़ा बहुत दिखता है। अब उस कॉपी में क्या होता है कि गड़बड़ हो जाती है, वो पूरा आइडेंटिकल कॉपी नहीं होता। इसके लिए क्या होता है कि वो अपने पेरेंट्स जैसे दिखता तो है, पर पूरा नहीं दिखता, थोड़ा अलग दिखता है। समझ में आ रही है आपको ये बात? आज हमने 5 क्वेश्चंस कर लिए हैं, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे, और इसी तरीके से हम आंसर्स को और आगे सॉल्व करेंगे। और कीप योर प्रिपरेशंस ऑन एंड ऑल द बेस्ट।